अच्छा, सबसे बड़ा जो इशू है जहाँ से आपका ताल्लुक भी है घोटकी, वहाँ पे कच्चे के इलाकों में डाकू राज अभी भी कायम है वैसा ही, और वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त हथियार भी पहुँचा दिए जाते हैं लेटेस्ट। ये कैसे जाते हैं सर वहाँ तक? जनवरी में घोटकी में एक मजदा पकड़ी गई। जब उस चीज़ को खोला गया, हमारे लोकल इंटेलिजेंस ने, पुलिस ने एलियस का मिल के कि यहाँ पे कैसे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ था नेटो का। नेटो के हथियार घोटकी में कैसे पहुँचे? सिंध गवर्नमेंट से ये सवाल लाजमी करें कि यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगा भाई? यूनिवर्सिटी रोड के इश्यूज़ हैं। आपको पता है कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हम चल रहे हैं, जैसे BRT हो गया, रेड लाइन हो गया, उनके साथ हमारा ये इशू चल रहा है कि अपने प्रोजेक्ट सारे आप वाइंड अप कर लें। सही। जो आप देखेंगे सिंध गवर्नमेंट के अपने ट्रांसपोर्ट की चीज़ें, वहाँ पे हमने लोगों को इतनी तकलीफ नहीं दी। आप नहीं समझते कि यार कराची जहाँ पे आज है इससे कई ज़्यादा बेहतर हो सकता था? हाँ, आपने ऐसे ऐसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए, मजहबी एक्सपेरिमेंट हो, लिसानी एक्सपेरिमेंट हो, ये सब चीज़ें ना होती तो कराची आज बहुत ज़्यादा आगे होता। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बुर्दो डिजिटल। आज हम कुछ अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना तो तकरीबन 23% माइनॉरिटीज़ थी, जिसमें सिख, हिंदूज, क्रिश्चियन। लेकिन आज की बात करते हैं तो सिर्फ 3% तक रह गए। आखिर इतने सारे माइनॉरिटीज़ के लोग गए कहाँ? इतनी आबादी कम कैसे हो गई? इस पे स्पेसिफिकली बात करेंगे। फोर्स कन्वर्जन का इशू है, ब्लास्फेमी का इशू है, और सिंध गवर्नमेंट के जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है वो बड़े रिलेटेड गेस्ट है। सुखदेव साहब हमारे साथ मौजूद है, सुखदेव आसर दास हेमनानी। आप जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर भी है, आप स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट भी है, आप वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी घोटकी भी है। तो आप बड़े रिलेटेड गेस्ट है और हम सारी चीज़ें आज कवर करेंगे वन बाय वन। तो सर, वेलकम टू द बुर्दो डिजिटल। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आप कोई सवाल हमारा कटवाएंगे नहीं, क्योंकि हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम अपने ऑडियंस को बताएंगे कि यार ये इश्यूज़ है और ये इनके हल हैं। अच्छा सुखदेव, आप सबसे पहले ये बताएं कि पीपल्स पार्टी क्यों, कोई दूसरी पार्टी क्यों नहीं? इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड पार्टी इन सिंध, एंड बीइंग दैट कि मेरी एफिलिएशन शुरू से पीपल्स पार्टी से रही है। माई फादर ही वाज अ मेंबर ऑफ पीपल्स पार्टी। ही स्टार्टेड ऑफ हिज पॉलिटिक्स इन 70s। 79 में टाउन चेयरमैन बने, 83 में अगेन वो टाउन चेयरमैन बने, 85 में हालांकि ज़ियाउल हक का दौर था, बड़ा मुश्किल था सियासत करना, स्पेशली बीइंग अ माइनॉरिटी उस दौर में। तो बीइंग जो हिंदू, ही बिकेम MP इलेक्शन लड़के इन 85। फिर 88 में ही बिकेम एन MNA, और उसके बाद 2002 में दोबारा वो MP बने। फिर वो कंटिन्यूएशन थी आफ्टर माई फादर्स डेथ इन 2016। तो उसी सिलसिले को, एक एफिलिएशन को कंटिन्यू करते हुए पीपल्स पार्टी के साथ, कि इट्स लाइक अ होम टू अस। एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनल जमात है, इट्स लाइक अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, स्पेशली अगर आप सिंध के हवाले से बात करें। फिर इसके अपने सेलिएंट फीचर्स भी हैं इन कंपैरिजन टू अदर पार्टीज़, कि हाउ इट इज़ मोर डेमोक्रेटिक, हाउ इट बिलीव्स इन फ्रीडम ऑफ राइट, हाउ इट हैज़ बिन मोर सपोर्टिव ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड ओवरऑल कॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स सिंस द टाइम ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, देन बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हो गए, आसिफ अली ज़रदारी साहब हो गए, उनकी जो काविशें रही हैं। तो एक पूरा एक उसके पीछे रीजनिंग है, एफिलिएशन है, हिस्ट्री है। तो दैट्स व्हाई पीपल्स पार्टी। अच्छा, मुझे ये बताएंगे पीपल्स पार्टी क्या GA भुट्टो के नारों पर ही चल रही है या उनकी अपनी कोई परफॉर्मेंस है कि यार देखिए अब समेट के रह गई है सिंध तक? पाकिस्तान भर में उनकी वोट बैंक था पीपल्स पार्टी का, लेकिन अब आप देखेंगे। नहीं, अच्छा सवाल आपने किया है। अक्सर वो सोशल मीडिया वैगन पे लोग चढ़ के कहते हैं कि भुट्टो, आप कहते हैं अभी भी जिंदा है, भुट्टो के नाम पे आप वोट ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोर अंडरस्टैंडिंग का इशू है। अच्छा। व्हेन वी से GA भुट्टो या भुट्टोइज़म की बात होती है, तो हमारा वो मकसद है फ़लसफ़ा। आप देखिए, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए, उन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई, तो एक वो विजन लेके चले। व्हेन ही पास्ट अवे, तो बेनज़ीर भुट्टो जब आई, तो उन्होंने साहिबा ने, बीबी साहिबा ने, जो उनका विजन था उसको एक थीम दे दिया, भुट्टोइज़म, कि जी वही जो सोशलिज़म और स्टेट का हमारा जो एक रिलेशनशिप था, कि अवाम को हमने सर्व करना था एक स्पेसिफिक वे में, कि जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है, स्टेट प्रोटेक्शन देनी है लोगों को, उस चीज़ का तसलसल, उस फ़िलासफ़ी का आप तसलसल कह लें, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, उसको हमने थीम दे दिया भुट्टोइज़म, जिसको हम नारा दिया GA भुट्टो। उसके पीछे एक और भी वजूहत हैं, जिसमें आपकी सियासी शहादतें आ गई, सियासी जुल्म भी आ गए, और स्पेशली एक वो आप कह लें कि कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, टिरनी के अगेंस्ट, डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट, स्टेट ऑपरेशन के अगेंस्ट, जो भी एक भुट्टोइज़म की आप देख लें फ़लसफ़ा है ये, कि हाउ इलेक्टेड
पाकिस्तान का पहला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज हैंग्ड बाय ए डिक्टेटर। तो इट्स पूरी को डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है, उस चीज़ को थीम को कवरिंग आप कह लें या शॉर्ट्स हम कह लें। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिज्म एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, आपने उसको समराइज़ कर दिया इन वन वर्ड। सोशलिज्म बहुत बड़ी फिलॉसफी है, आपने उसको समराइज़ कर दिया इन वन वर्ड। डेमोक्रेसी क्या, इट्स अ होल फिलॉसफी, आपने उसको समराइज़ कर दिया। तो इसको हमने कर दिया जी ए भुट्टो। मीन्स नो मैटर आप कितना भी ऑपरेशन करें, कितना जुल्म करें, तो ये जो हमारी आइडेंटिटी है, यू कैन नॉट फिनिश इट। हमारा जो पर्पस टू सर्व पीपल वो है, तो इसीलिए जी ए भुट्टो। तो ये कहाँ गया पूरा वोट बैंक पीपल्स पार्टी का? पूरे पाकिस्तान में था? अभी पूरे पाकिस्तान में है। अगर आप कह लें कि जमहूरियत में ऐसा हो कि एक ही पार्टी 1970 से लेकर 2025 तक 55 साल इक़्तिदार में रहे, तो मेरे ख्याल में वो जमहूरियत तो नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है, आपकी जनरेशनल चेंज आता है, अब टाइम लोगों के माइंडसेट चेंज होते हैं, आइडियाज़ चेंज होते हैं, लोग आपको लोगों के आइडियाज़ चेंज हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी पूरी किसी और पार्टी नहीं, ऐसा नहीं है, एक तसलसल होता है ना। आप फॉर एग्जांपल देख लें कि 70s में कितनी पार्टियां थी, अब कितनी पार्टियां हैं। पीपल्स पार्टी का अभी पूरे मुल्क में वोट है, केपी में हमारा वोट है, वहाँ पे गवर्नर हमारा है, पंजाब में हमारा वोट है, पंजाब में गवर्नर हमारा है, सिंध में हुकूमत हमारी है, बलूचिस्तान में आप देख लें CM हमारा है, उसी तरह से JB कश्मीर हम हुकूमत में है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान। फिर इस पर एक लंबी डिबेट आप कर सकते हैं कि कैसे आया हमें वो सही वोट बैंक जो हमें मिलता है वो डिलीवर होता है या नहीं, सियासी मैनेजमेंट होती है, क्या होता है। जब भी इक़्तिदार में आई है 78 के बाद, वो इत्तेहादियों के साथ ही इक़्तिदार में ऐसा बनी है, वो अपने तौर पर एक सादा अक्सरियत करने में नाकाम रही है। ये तो बात तो आप मानेंगे। जमहूरियत में हमेशा यू हैव टू टेक एवरीवन ऑन बोर्ड। अपने तरफ से आप सिर्फ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चलाएंगे तो उसको आप जमहूरियत नहीं कह सकते हैं। यू हैव टू रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल। अपने लोगों के मैंडेट को अगर रिस्पेक्ट करना है तो आपने सबको साथ लेके चलना है। जिन जिन लोगों को लोगों ने अगर हकीकी मानों में वोट दिए, वो मैनेजर के नहीं दिलाए गए उनको, कराची से किसी जमात को अगर लोगों ने वोट दिए तो उसको भी अपने साथ लेके चलें। अगर लाहौर से किसी जमात को वोट दिए उसको भी साथ लेके चलना है। KP से दिए हैं, ANP को दिए हैं, दूसरी जमातें होगी, सबको अपने साथ लेके चलना है। तो जमहूरियत का हुस्न ही है कि यू ऑल सारे फ़लसफ़े एक जगह पे आते हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप बनता है और आवाम का भरपूर तक फ़ायदा हो, सब ऑन बोर्ड हो। देखिए, नून लीग एक फिर भी पंजाब में एक बना के बैठी अपनी, PTI बीच में आई, लेकिन एक वो चाम था जो पीपल्स पार्टी का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद जो है वो ग्राफ नीचे गया। ये तो आप बात मानेंगे ना, ठीक है जमहूरियत है, सबको एक साथ लेके चलना है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखें ना, अकेली पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं है। अब वो इक़्तिदार में भी जाएँ या कहीं पे भी जाएँ, इत्तेहादियों के साथ आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट वहाँ पे इत्तेहादी है, GB में भी इत्तेहादी, पंजाब में भी, बलूचिस्तान KP की हर जगह पे इत्तेहादी आपके साथ है। अकेली पीपल्स पार्टी कहीं नहीं होती तो इमरान खान की हुकूमत ना गिरती, अकेली पीपल्स पार्टी कहीं ना होती तो ये मौजूदा हुकूमत भी ना बन पाती। ऐसी अच्छा, बात आपने तो बात नहीं की है। इमरान खान की हुकूमत की, वो ये सही हुआ 2024 के इलेक्शन में जो हुआ? बजाय जो कोई नया सेटअप आ जाता, आपके ऊपर इम्पोज हो जाता, हर चीज़ को रैपअप कर दिया जाता, जमहूरी तरीके से आवाम की नुमाइंदों को उन्होंने जो है नेशनल असम्बली के अंदर खुद ही एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिपोज किया। तो एक जमहूरी तरीका है, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसकी परफॉर्मेंस पे हर चीज़ पे हम तो जस्टिफाई करते हैं अच्छा हुआ, गिवन दैट 2018 के बाद से आपने देखा कि रैपिड जो है ना, रैपिड तरीके से जो महंगाई हुई, डॉलर जो आपका 120 पे था 2018 पे, 2019 शुरू हुआ डॉलर 150 पे, 2020 शुरू हुआ डॉलर 180 पे, 2021 शुरू हुआ डॉलर 200 क्रॉस कर गया। करते करते इमरान खान की गवर्नमेंट में आपने देखा कि मतलब वो 220, 210, 230 क्रॉस कर गया। उसके बाद में जब इमरान खान चले गए, जैसे अपनी हुकूमत से गए, एक हफ्ते बाद बोल रहे हैं कि मैंने वो हालत कर दी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। एक वो माशी एंगल भी था उस चीज़ का। फिर आप सियासी एंगल पे आ जाए कि उन्होंने प्लानिंग की थी कि जी फ़ला जो हैं इंस्टीट्यूशन के लोग, उनके साथ बैठ के हमने 15 साल बैठना है, हर चीज़ मैनेज करनी है। एक वो सियासी एंगल भी था, जमहूरी एंगल भी था और काफ़ी चीज़ें थी। तो पीपल्स पार्टी के अगर आप कह रहे हैं कि जो इलेक्शन में हुआ 2024 वो ठीक हुआ, चाहे वो फेयर इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन जो भी हुआ, जो एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया वो ठीक हुआ है। आप बात करते हैं इमरान खान की हुकूमत कही सही या गलत कही? नहीं, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन जो 2024 में वो सही हुई है, फेयर हुई है। उस पर हमें खदशात हैं। पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने भी इस चीज़ पे काफ़ी बार रेज़ किया है कि देखिए इक्वल प्लेइंग फील्ड सबको होने चाहिए है, इक्वल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए। हम भी ये समझते हैं कि जो हमें सीटें हमने जीती हैं इससे ज़्यादा हमारी बनती थी, पर हमारी सीटें मैनेज करके किसी मखसूस जमात को दी गई, जोड़ तोड़ की वो तो आप खुद ही तयन कर ले कौन सी थी कौन सी नहीं थी, MQM थी या कोई भी थी, अलिफ थी, बे थी, तो वो आप कर लें। इस पर मैं बोलूँगा तो फिर वो बात कहीं और चली जाएगी। तो वो तो हम भी इस चीज़ पे करते हैं, बट ये बात आपको माननी पड़ेगी कि वाहिद पीपल्स पार्टी ये सब सियासी जमातों के जो मैंडेट लेके आई है उसका मैंडेट कंट्रोवर्शियल नहीं है। अच्छा, इलेक्शन अगर फेयर होता तो कौन जीतती पार्टी, आपको क्या लग रहा है?
ये तो बड़ा आपने वो एक सवाल कर नहीं दिया। मतलब इलेक्शन अगर फेयर तो कौन होता, जीती? आपके सामने है सर, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए थे वो सबसे ज़्यादा वो कामयाब मैं हुए तो हैं कहता हूँ अगर वो इक्वल प्लेइंग फील्ड सबको मिलती, पिछले जो 10-15 साल से ना मिल रही, तो आज शायद एक पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होती। उससे। अच्छा। पर वो नहीं मिली, तो शायद हम इस इक़्तिदार में नहीं है मुल्क में। तो आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया तक की महदूद है पीटीआई, बाकी ऑन ग्राउंड कोई वोट बैंक उनका नहीं है? नहीं, एक बोलना बड़ा ज़ाती होगी कि सिर्फ सोशल मीडिया तक इतना है। नहीं है जितना वो नहीं, ऐसे भी नहीं है, ठीक है। उनको एक जिस भी तरीके से लाया गया, चाहे वो ऑर्गेनिक था या आर्टिफिशियल था, नेवरदलेस उन्होंने अपनी एक प्रेजेंस बनाई है ग्राउंड पे, वोट उनको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी उनके 80-90 एमएनए है नेशनल असेंबली में। तो ये कहना कि अभी वो नहीं है, इट इज़ अ पॉलिटिकल रियलिटी नाउ पीटीआई, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इस चीज़ पे डिबेट कर सकते हैं कि कैसे लाया गया, उनको कैसे पुश किया गया इक़्तिदार के कॉरिडोर्स में, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। या इस बात पे आप डिबेट कर सकते हैं कि बनस्बत पीपल्स पार्टी के, जिसका एक पूरा सियासी मंशूर है, जो एक पूरा आपको मैनिफेस्टो देता है हर इलेक्शन में कि भाई ये मेरा गोल है, A to Z मैंने इस तरीके से जाना है। आया इन कंपैरिजन पीटीआई जो है उससे कोई मैनिफेस्टो है, कोई मंशूर है? अगर वो मैनिफेस्टो था, अगर वो लाए 2018 में, उसको कितना इम्प्लीमेंट किया? रियासत मदीना उन्होंने आपको दिखा के खाना काबा की घड़ी बेच दी, गिफ्ट लेके वो बेच दी। आप उस चीज़ पर डिबेट कर सकते हैं। बाकी ऐसे कहना कि वो पॉलिटिकल रियलिटी नहीं है, वो पॉलिटिकल रियलिटी है। नेचुरली लोगों को ऑल्टरनेट्स चाहिए होते हैं, तो इट्स एन ऑल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों के चलो पास सिंध है। में आ जाते हैं। 15 साल से हुकूमत कर रही है हमारी पीपल्स पार्टी, और आज सिंध हमारा माशाल्लाह पेरिस या लंदन या फिर शंघाई, मतलब इन बड़े बड़े न्यूयॉर्क जैसा लग रहा है। ऐसे ही है सर, क्योंकि बड़ा काम किया है पीपल्स पार्टी ने। मैं इसका जवाब देता हूँ, पहले मुझे एक सवाल दे दें, ये लेंस पीपल्स पार्टी पे अप्लाई क्यों होता है? 12 साल से पीटीआई केपी में बैठी है, आप लोगों ने कभी सवाल नहीं किया सर, कि हम नहीं, आपके सुन लेना। साथ- देखिए, आप मैं People's जवाब Party के, देता हूँ, हम मैं आपसे जवाब People's देता हूँ, पर Party मैं बात वो एक आप कह लें कि एक बायस तो मैं नहीं मैं तो कहूँगा, कहता बट हूँ पीटीआई ने बेड़ा गर्क कर दिया, नून लीग ने भी तबाह कर दिया पंजाब को, पीपल्स पार्टी ने क्या किया उसका? हमने सिंध को 2008 में, जब सिंध आया, अभी ठीक है थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दोबारा शुरू हुआ। 2008 में ये हालत थी, आप कराची से हैदराबाद सेफली रीच नहीं कर पाते थे, आप ट्रैवल नहीं कर पाते थे, अमन तो किडनैप पीपल्स होते। पार्टी 2000 हैदराबाद से लेके फिर आप तरपारकर चले जाए, यू कुडंट सेफली ट्रैवल सेफली। फिर आप हैदराबाद से मोरो जाएँ, मोरो से गुड़की जाएँ, जो हालात थे, और फिर माशी हालात देखें। आप देखें 2008-9 के बाद जो सिंध की आवाम थी, जो अक्सर रूरल इलाकों में मेजॉरिटी होती थी, वो मेजॉरिटी अब ट्रांसफ़र हो गई शहरों में। शहरों में कैसे आए? कोई ज़ाहिर सी बात, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ा, उनके पास उनकी ज़मीनें महंगी हुई, उनकी प्रॉपर्टीज़ महंगी हुई, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा मिली, तो इसीलिए ज़्यादा पॉपुलेशन भी यहाँ पे आई। एक आप कह लें पावर्टी से अपलिफ्ट भी किया उन लोगों को। नेवरदलेस अगर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की बात करें, हर सेक्टर में पीपल्स पार्टी ने काम किया। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई आइडियल गवर्नमेंट है, कुछ लूप होल्स हमारे भी होंगे, बट नेवरदलेस गिवन अवर लिमिटेड रिसोर्सेज, पीपल्स पार्टी ने सिंध के मैंडेट को सिक्योर किया है। सिंधी अवाम हो या वैसे तो कोशिश यही है कि पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली अगर सिंध की बात हो रही है, तो अपलिफ्ट किया है। आप सखर देख लें, इट्स रैपिड राइजिंग बिल्कुल हमने देखा सर जी। आप अभी सखर Independence Day पर 2008 का सखर उठा लें, और 2025 का सखर उठा लें। आप 2008 का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम उठा लें सिंध का, 2025 का निकाल लें। आप हेल्थ में आ जाएँ, NICV उठा लें, SIUT उठा लें, इंडस उठा लें, चाइल्ड केयर आप जो यूनिट्स उठा लें, इन्फेंट मोर्टेलिटी उठा लें। आप SRSO की बात कर लें, कैसे SRSO जो है बिलो द पावर्टी लाइन रहने वाले लोगों को जो है अपलिफ्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में आ जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर आपने कहा बीच में कि हमारी पार्टी में बहुत सारी खामियां होंगी, वो 2-4 बता सकते हैं कि कौन सी खामियां अभी? कि मैं कहूँ कि हमारी पार्टी में ये खामियाँ है, तो मैं तो ये चीज़ अपनी क़यादत के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी खामियों की। मैंने ये कहा कि हम कोई आइडियल चीज़ नहीं है, मैं कहूँ कि बस पीपल्स पार्टी का आइडियल जमात है, और उसमें आइडियल वो कोई क्या होता है कि ट्रेडमार्क की यहाँ तक हम पहुँच गए तो हम समझेंगे कि आइडियल है। आइडियल ख्याली पुलाव होता है। अच्छा, कोई चीज़ दुनिया में आइडियल होती नहीं है। यू ऑलवेज कुछ ट्राई चीज़ें टू होगी ना, द आप कहेंगे बेटर। यार ये चीज़ें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, वो कौन सी है सिंध में? इट्स एन ऑन गोइंग प्रोग्रेस। हम तो जाहिर सी बात चाहेंगे सिंध जो है जितना तरक्की कर सके करे, चाहे वो फॉर एग्जांपल हमारा जो सबसे पहले आपने देखा होगा लड़ाई चलती आ रही है कि जो हमारे पास जो हाईवेज़ है, फेडरल के साथ पीपल्स पार्टी की शुरू से यही अनबन चलती आ रही है, अभी भी चल रही है, कि पूरे मुल्क का आपने हाईवे डेवलप कर दिया, तो गुड़की से लेकर कराची, स्पेशली सखर से कराची का क्या कसूर है? आप चले जाएँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं गुड़की से हूँ, यकीन माने मेरी लोअर बैक में पेन हो गया, एशियाटिका हो गया मुझे, कराची से सखर जा के। ये फेडरल हाईवेज कौन बनाएगा? अगेन फिर उन हाईवेज़ की सिक्योरिटी की बात आती है, ये सारा टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? मोटरवे किसके अंडर है? NHA किसके अंडर है? फेडरल गवर्नमेंट। उसकी सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? हमें क्या ज़रूरत पड़ी S4 प्रोजेक्ट, हर टूल प्लाजा को हमने कैमरा लगा के सिक्योर किया। फेज़ 8 में आज से 6 महीने पहले एक बंदे को किडनैप किया गया,
कच्चे लेके जाएगा हाईवे पे, उसको सिंध पुलिस इंटरसेप्ट करके वो बंदा रिकवर करा लिया। कैसे करा लिया? उसको कैसे इलाम हो सिंध पुलिस को? कोई हमारा नेटवर्क है हाईवे पे, अगर टैक्स फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है तो हाईवेज़ की सिक्योरिटी हमारे क्यों? या तो टैक्स हमें दे दे। टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं टोल प्लाजा से, तो हाईवे पे अभी सिंध गवर्नमेंट ने मोटरवे पेट्रोलिंग पुलिस सिंध गवर्नमेंट ने अपनी लॉन्च की है। ये काम मोटरवे का है, हमारा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये एक दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट। आपने कहा कि अगर आप आइडियल कहेंगे सिंध में ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसे हमारे और भी इशूज़ हैं, चाहे वो NFC के हवाले से हो, रिसोर्सेज के हवाले से हो, कराची की स्पेशली डेवलपमेंट के हवाले से हो कि जी कराची में वो टैक्स कलेक्ट हो रहा है, आप 70% फेडरल गवर्नमेंट लेके जा रहा है, 30% आ रहा है लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हर चीज़ को। डेवलपमेंट का जब बात आती है 70% कमाई आप ले जाते हैं, खर्चे की जब बात आती है सारा बर्डन हमारे ऊपर होता है। क्यों? ये जुल्म क्यों है? तो उस चीज़ को हम ब्रिज पर नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर हम सारी चीज़ें डेफिनेटली। अब मुझे आप हाँ या ना में बताएंगे, सिंध के अंदर कॉपी कल्चर है, हाँ या ना? हाँ, Corruption पाकिस्तान है? के अंदर नहीं, कॉपी सिंध की नहीं बात नहीं है। नहीं, पाकिस्तान ये बड़ा में बायस नहीं लेंस रह लग रहा है नहीं, ना। नहीं सर, आप लेकिन- मुझे बता देना पाकिस्तान के अंदर कॉपी कल्चर है? हम पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहे, नहीं हम नहीं, तो सिंध की बात। सिंध मैं पाकिस्तान अब का हिस्सा पाकिस्तान का नुमाइंदा होता तो नहीं, आपको सिंध बता पाकिस्तान में नहीं, सिंध चाइना में। देखें ना, हम सिंध फिलहाल तो चाइना सिंध में की बात करना है। नहीं नहीं, ये 18 तो बड़ा amendment बायस की बात लेंस तो हो आपके पास है ना गया। सारी कॉपी चीज़ें। कल्चर का 18 अमेंडमेंट से वास्ता क्या है? देखिए, ये तो आप चीज़ें तो कलेक्टिव, आपके ये तो हाथ में ना आवाम सर, की आप सही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं ना। आया हमारी आवाम उसमें इतना सिविक सेंस कितना उसका डेवलप्ड है सही है। कि ये पूरे develop पाकिस्तान कौन की करेगा? आवाम, आप साउथ एशिया पर बता छोड़े ना, पाकिस्तान आया साउथ एशिया में हम कॉपी तो दुनिया कल्चर पे जा ही नहीं रहे, या हम तो आप सिंध की कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करें। कॉपी कल्चर आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें? आया वो ट्रेडमार्क के हवाले से बात कर रहे हैं, किसी बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, तालीम कॉपी के हवाले कल्चर से यानी बता रहे हैं। आप तालीम के अंदर एक बच्चा जब एग्जाम पे बैठता है तो वहाँ पे नकल है या नहीं है सिंध के अंदर? लेकिन अभी आपने इसको स्पेसिफाई करके एक फ्रेम में अपना सवाल लिया है। ऐसे कॉपी कल्चर तो बड़ा ही जनरल है, आप उसको कितना भी लेके जाए। एजुकेशन के अंदर कॉपी कल्चर कॉपी का कल्चर आप इसका, मैं दोबारा आपसे सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान में एग्जामिनेशन के हवाले से कॉपी कल्चर है? होगा। सिंध के अवाम नहीं होगा नहीं ना, आप जवाब देना मुझे हाँ या नहीं ना। पता ना सर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में नहीं बैठा हुआ ना। कॉपी कल्चर ये आप समझें पाकिस्तान में शुरू से है। अच्छा। हमारे जो भी एजुकेशन के दायरे हैं उनको शुरू से जो है आपने ध्यान नहीं दिया क्या? होलिस्टिकली मतलब सिंध गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया कि नहीं मैं आ रहा हूँ उस चीज़ पे। आफ्टर 18th अमेंडमेंट जब से डिवॉल्व हुए हैं तालीमी इदारे, उसके बाद से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अपलिफ्ट किया गया। सही है। फॉर एग्जांपल सिंध में पहले 8 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ थी, 2008 में हम आए, अभी 32 है। थर में कोई सोच नहीं सकता था कि तालीम के लिए आपको NED यूनिवर्सिटी का कैंपस मिलेगा। गोडकी जैसा इलाका जितना रूरल इलाका है, जहाँ पे आप हर नेगेटिविटी आप कहेंगे है वहाँ पे ट्राइबली स्पीकिंग वहाँ पे आपने कभी नहीं सोचा होगा IBA गोडकी में खुलेगा। IBA पे आ जाएं, 2008 के बाद से किसी ने सोचा होगा सखर की एक यूनिवर्सिटी होगी जो साउथ एशिया में टॉप करेगी या टॉप 3 में आएगी, उसको सिंध गवर्नमेंट लाई। कोई काम किया है, अगेन इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इसमें कोई शक नहीं, ऑनगोइंग प्रोसेस है। पहले फॉर एग्जांपल ये था कि लॉ डिग्री थी, LLB होते थे, लोग कैसे भी कॉलेजेस में आपस में बैठ के करते थे, उसके ऊपर बाद में रिक्वायरमेंट लगा दी आपने गैट लेना है हर चीज़ के लिए, तो चेकिंग मैकेनिज्म्स लगाए हैं। अगेन पहले से काफ़ी बेहतरी आई है, वो ज़माना नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर, बल्कि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये कॉपी कल्चर, बेसिक यहाँ से है ना। अच्छा, सिंध के अंदर करप्शन है? पाकिस्तान के अंदर करप्शन है? पाकिस्तान नहीं, आप सिंध को पाकिस्तान से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? चले पाकिस्तान के सिंध सूबा को है, आप सिंध नहीं, के अंदर मुझे अब ये बताया ना, सिंध को आप पाकिस्तान से क्यों निकाल रहे हैं? आपका पंजाब से वास्ता नहीं है, आपका पंजाब से वास्ता नहीं है, आपका KP से वास्ता नहीं है, आपका सबसे पहले सिंध से है सर। मेरा सबसे पहले पाकिस्तान से, जितना मेरा सिंध है उतना मेरा बलूचिस्तान है, उतना मेरा पंजाब है। सिंध गवर्नमेंट के ना सर। हाँ, तो आप पंजाब के होते तो मैं आपसे पंजाब की बात नहीं कर। अच्छा। अब सिंध गवर्नमेंट का मसला ये करप्शन है सिंध के अंदर सर? करप्शन एक माइंडसेट है, करप्शन एक माइंडसेट है जो आप फाइनेंशियल करप्शन कह लें, मोरल करप्शन कह लें, किसी भी तरह करप्शन कह लें, माइंडसेट है। वो हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली डीपली रूटेड है। चाहे वो पाकिस्तान में, मैं भी यहाँ पे बैठ के आपको सारा हॉन्की डोरी बताऊँ एवरीथिंग इज़ गुड, तो फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे भी करप्शन के वाक़यात सिंध गवर्नमेंट के जहन में आते हैं वहाँ पे फौरी एक्शन लिया जाता है। ये अच्छी बात। चाहे वो हमारा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो या अभी जैसे कोई भी मतलब इदारे हो, जैसे हमारे नॉलेज में कोई ऐसे हमारे मैकेनिज्म्स में आती है, कोई चीज़ रिपोर्ट होती है, हम उस पर नो टॉलरेंस पॉलिसी होती है। तकरीबन हर रोज़ आती होंगी ये शिकायतें, क्योंकि करप्शन देखें ना, करप्शन 5 रुपए की भी होती है, 500 की भी होती है, 5000 की भी होती है, 5 लाख की भी होती है, 5 अरब की भी होती है। इट डिपेंड्स आपके पास, आप डेली बेसिस पे आपके इश्यूज आते हैं, आपकी गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सेस पे क्या है। आया आपने किसी के ऊपर करप्शन प्रूवन है, एक तो लॉ में भी होता है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बेनिफिट ऑफ डाउट सबको दिया जाता है। आया उस पर सच्चा कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, झूठा करप्शन का इल्ज़ाम है, उसको प्रूव किया जाता है, पूरा मैकेनिज्म उसका कोर्ट्स बनी। इवेंचुअली करप्शन के केसेस है, अगर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सिंध का है वो इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उस चीज़ का तायुन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन सही है गलत वो जज करता है, वो हुकूमत नहीं करती।
तो वापस वो चीज़ जुडिशरी के पास जाती है। तो अगर आपने उस चीज़ को फाइनलिटी देनी है तो आपने जुडिशल सिस्टम पे भी सवाल उठाने हैं अपने। बिल्कुल सही इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ हुकूमत की, आप अक्सर हम भूल जाते हैं कि रियासत के 3 सतून होते हैं, एग्जेक्टिव, आपका जुडिशरी एंड योर पार्लियामेंट। हर चीज़ हम आकर हुकूमत पे छोड़ देते हैं, सारी बुराई सारी अच्छाई। हम जुडिशल प्रोसेस की बात नहीं करते। बिल्कुल सही बात। कि जब अगर आपको हुकूमत या आपके इदारे दूसरे जो एंटी करप्शन या वॉच डॉग्स हैं वो आपको इन्वेस्टिगेशन पूरी करके दे रहे हैं, तो आया उस करप्शन की रेफरेंस के ऊपर कोर्ट 5 साल के बाद सजा सुना रही है, 15 साल के बाद सजा सुना रही है, सही जमानत दे रही है, गलत जमानत दे रही है। तो हम होलिस्टिकली इस चीज़ को देखना चाहिए, हर चीज़ अपनी वो पिन पॉइंट इस पर गवर्नमेंट पे नहीं करनी चाहिए। सही बात है। अच्छा, सबसे बड़ा जो इशू है जहाँ से आपका ताल्लुक भी है, घोटकी, वहाँ पे कच्चे के इलाकों में डाकू राज अभी भी कायम है वैसा ही, और वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त हथियार भी पहुँचा दिए जाते हैं लेटेस्ट। ये कैसे जाते हैं सर वहाँ तक? मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया। आज हम बैठे हैं मेरे ख्याल में सितंबर में, जनवरी में घोटकी में एक मजदा पकड़ी गई, ट्रांसपोर्ट मजदा। उसमें से तकरीबन 3000 से ज़्यादा गोलियाँ, एंटी एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड्स, पता नहीं, मतलब आप सोच लें। जब उस चीज़ को खोला गया, हमारे लोकल इंटेलिजेंस ने, पुलिस ने एलियस का मिल के कि यहाँ पे कैसे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ था नेटो का, नेटो के हथियार। अच्छा, घोटकी में कैसे पहुँचे? अब आप यहाँ पे आप आ जाए। अफगानिस्तान से पहले कहाँ पे आए? पाकिस्तान में। चले पाकिस्तान में कच्चे के इलाके से आए, कच्चे में आप चले जाए घोटकी या सिंध के कच्चे, सब बलूचिस्तान का कच्चा लग रहा है जहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, या पंजाब का रेम्यार खान का कच्चा सिंध के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, पर पीछे वो कच्चा किसके साथ लग रहा है? बलूचिस्तान, KP, उसके साथ क्या लग रहा है? अफगानिस्तान। बॉर्डर कंट्रोल किसका जिम्मेदारी है? पाकिस्तान आर्मी, फेडरल गवर्नमेंट की, जिसमें हर चीज़ आ गई ना, आपकी वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आ गई, FI आ गई, आपकी आर्मी आ गई, सिंध के बॉर्डर के अंदर भी आ जाती है चीज़ें, फिर कच्चे तक भी पहुंच जाती है, बीच में तो सिंध पुलिस और सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जहाँ पे हमारे पास देखिए ना, अभी डाकुओं का जो पहले बीच में राज था 2008 में, वो चीज़ नहीं है। डाकू इक्का दुक्का आपका वाक़या होगा कि रोड पे निकल आता है या कोई वाक़या करता है, फिर उसको मारा भी जाता है। सर 2024 की मैं आपको स्टैट्स बताऊँ, 2024 से 25 तक मोर देन 100 डकॉइट्स हैव बीन एनकाउंटर्ड विद, उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया है, 600 से ज़ायद को ज़ख्मी किया है, काफ़ी उन्हें सरेंडर भी किया है, और इसमें इस ऑनगोइंग वॉर हमारे काफ़ी 50 से ज़्यादा जवान भी पुलिस के वो भी शहीद हो गए। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अब वो चीज़ नहीं है कि जैसे KP में आप चले जाएँ कि कोई आके पॉलिटिशियन से बत्ता ले रहा है, कोई आके MNA से बत्ता ले रहा है, कोई तालिबान आ गया वहाँ पर रीसेटल, वो चीज़ नहीं है। अच्छा, हमारे MP वगैरह नहीं मिले होते इनके साथ, ना ही पुलिस वाले कोई मिले होते हैं यहाँ? जहाँ पे हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र आई है, कुछ आप लोकल लेवल पे जाएंगे तो सिंध में कुछ ऐसे ASIs सिपाही थे जहाँ पे हमें एक्सेस मिला, तो आपने उसने देखा होगा सिंध गवर्नमेंट ने उनको सस्पेंड किया, उनके ऊपर एक्शन चल रहा है। नेवरदलेस कहीं ना कहीं पे ऐसे लूप होल्स होते हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। पर अगेन डाकुओं की बात चली, ऑनगोइंग प्रोसेस है, उनको हमने कंटेन किया हुआ है। वो नॉन स्टेट एक्टर है, जैसे स्टेट के लिए तालिबान है वैसे ही हमारे लिए डाकू है। जो भी शहरियों के माल या जान का नुकसान पहुंचाएगा वो नॉन स्टेट एक्टर रियासत का दुश्मन है, सिंध हुकूमत का दुश्मन है, पाकिस्तान की रियासत का दुश्मन। उनको अभी सैलाब की सूरत हाल है, हमने उनको एक ऑफ़र किया कि सैलाब आएगा, पहले ये डाकू वहाँ पे उनकी सेफ हेवन्स क्यों होती थी, कच्चे का इलाका है, पानी होता था, बीच में डाकू आइलैंड्स में छुपे हुए होते थे, एक्सेस करना मुश्किल है। अभी क्योंकि सैलाब आ रहा है, अभी आज हम जो बैठे हैं, आज से 2 दिन बाद वो पीक करेगा सिंध में, नेचुरली डाकुओं को वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारे कोर कमांडर हों, सिंध पुलिस हो, CM साहब हो, DG रेंजर्स हो, सब ने मैकेनिज्म बना ली है, स्ट्रेटजी बना ली है। द मोमेंट दे कम आउट, नो टॉलरेंस। सैलाब के आड़ में उनको नहीं देंगे। उनको हमने एक ऑफ़र किया सिंध गवर्नमेंट ने ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स कि अगर आप लोग अपने आर्म्स हथियार सरेंडर करते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे आते हैं, आपके ऊपर जो केसेस हैं उनको फेस करते हैं, अगर अदालतें आपको बरी करती हैं, आप पीसफुल शहरी रहें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। अदालतें अगर आपको कन्विक्ट करती हैं, चाहे वो 10 साल सज़ा हो या कुछ भी हो, आप उन सज़ाओं को फेस करें, कौमी दायरे में वापस आएँ। ये हमने उनको ऑफ़र दी है। इसके ऊपर पूरा, अब वो तो जब पानी आएगा निकलेंगे तो रिस्पॉन्स तो 2 ही होंगे, या तो आप सरेंडर करें या फिर अल्लाह को सरेंडर करें, तो वो 2 जो होगा तो ये की है, पर उनको ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के हवाले से। अच्छा, ये जो कहते हैं कि यार सिंधी जो आवाम है, एक एंकर ने भी एक बयान दिया अभी PTV न्यूज़ पर कि एक आवाम है 12 करोड़ की जो कि हमेशा कालाबाग डैम की जब बात होती है वो होने नहीं देते। तो वाकई में ये बात सही है कि हम ही इसकी बीच में आ जाते हैं, वरना पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मंसूबा है। बिल्कुल सही है, अच्छा मंसूबा कहीं से नहीं है, आड़े हमेशा हम ही आते हैं, और हमारे सही भी है गलत भी है। हिस्टोरिकली सिंध, KP, बलूचिस्तान ने जॉइंटली कालाबाग को
अपोज किया है। क्योंकि देखिए ना, हमारा क्लेम क्या है, एक दरिया है इंडस रिवर, पाकिस्तान में एक दरिया नहीं, एक दरिया के ऊपर ऑलरेडी आपने 2 डैम बनाए हुए हैं। मोहम्मद बादशाह आपका बन रहा है, चश्मा रिजर्वर आपका बना हुआ है, तरबेला उसी दरिया पे बना हुआ है। उसी दरिया पे आपने चौथा डैम क्यों बनाना है? हिस्टोरिकली आपने देखा जाए, आपने एक दरिया के ऊपर सारा फोकस करके 3 दरिया पहले इंडिया को दे दिया अयूब खान के दौर में। वन यूनिट सिस्टम आपने बताया, सिंध को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया, रावी सतलज प्यास या आपने इंडिया को बेच दी या दे दी, चलो आप उस पर बहस कर सकते हैं। सिंध को आपने ऑन बोर्ड नहीं है, आपने वो दरिया छोड़ दिए, उनको जो उनका आपने डेफिशिएंसी हो गई पानी की, वो आपने लिंक कनाल निकाल के इंडस रिवर से, सिंधु दरिया से निकाल के उनको पानी दिया विदाउट टेकिंग अस ऑन बोर्ड। फिर आपने टीपी कनाल बनाया, सीजे कनाल बनाया, ये सारे कनाल बनाए सिंध को ऑन बोर्ड लिए के बगैर। तो इवेंचुअली जो सिंध के पास पानी आता होता है, आप ऊपर से ही कहीं और ले जाते हैं, तो हमारा किसान कहाँ जाएगा? उसके बाद जो एक कॉमन बात है आजकल, उसका आप देख भी रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का इशू, सी इरोजन का इशू होता है। सी इरोजन क्या होता है कि आपने एक स्पेसिफिक मकदार में पानी समुद्र में देना होता है, अगर आप वो नहीं देते 8 लाख 10 लाख क्यूसेस, तो समुद्र का खारा पानी जो होता है वापस आता है, ज़मीन को निकल जाता है। ठट्टे के इलाके आप देख लें, बिल्कुल बदीन के इलाके आप देख लें, लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो समुद्र में चली गई। क्यों? ऊपर से आपने हमारा पानी बंद कर दिया। जो पानी आ रहा है वो हम हाथ धोने में, नहाने में या थोड़ी बहुत फसलें उगाने में मसरूफ़ है, उसमें पूरा नहीं हो रहा। आगे समुद्र में पानी नहीं जा रहा, समुद्र पीछे आता जा रहा है। कराची को डेली रिक्वायरमेंट है 1200 MGT, मिलियन गैलन पर डे। इवेंचुअली कराची में आता कितना है? 600 से ज़्यादा नहीं आता। 600, बाकी 600 हम कहाँ से पूरा करेंगे? ऊपर से पानी नहीं आएगा तो कराची में पानी कहाँ से लाएंगे? नेचुरली भी वाटर इश्यूज़ होंगे, तो वाटर इशू है हमारा। अच्छा, वैसे ये वो मासूमाना सवाल है कि कराची के हर शहर, मतलब हर घर के अंदर पानी पहुंच जाता है, लेकिन वो टैंकर के ज़रिए आता है, तो ये क्या है? माफिया है, करने नहीं दे रहा, लाइनें बनाने नहीं दे रहे। 2 है ना, एक तो माफिया का हिस्टोरिकली एलिमेंट चलता है कराची में, क्योंकि कुछ जमातें ऐसी जो 90s 80s से एक आप कह लें उन्होंने कल्चर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, चाहे वो पत्ताखोरी का कल्चर हो, चाहे वो बोरीबंद लाशों का कल्चर हो, चाहे वो टारगेट किलिंग का कल्चर हो, चाहे वो चाइना कटिंग का कल्चर हो। तो पत्ताखोरी की ही एक्सटेंशन में आप कह लें टैंकर माफिया ने भी जन्म ले लिया था। कराची में वाटर इशू नेचुरल है। मैंने जैसे अर्ज़ किया 1200 गैलन आपको चाहिए, आता आपको 600 के लेने, बाकी 600 गैलन का गैप कैसे फिल होगा? तो इन्हीं तरीक़ों से कि आपने कहीं से पानी चोरी करके पहुंचा दिया, उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने भी टैंकर्स लगाए हुए हैं। जो भी हाइड्रेंट है उनके ऊपर हमने एक्शन लिया है। तकरीबन जो है तो आप समझ लें कि 99% मेरे ख्याल में टैंकर माफिया जो था उसको गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर लिया विद चार्ज्ड वाटर, कि आप गवर्नमेंट को उसकी फीस से गवर्नमेंट आपको आपके घर पे पानी पहुँचाएगी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की आप एप्लीकेशन देखेंगे, उस पर भी आप टैंकर ऑर्डर कर सकते हैं। नेवरदलेस जो दूसरे रेगुलेटेड जो है प्राइवेट टैंकर्स हैं वो गवर्नमेंट गाइडेंस ले रहे हैं, गवर्नमेंट को फीस दे रहे हैं। सर गवर्नमेंट इस पर काम करें। नेवरदलेस हम लाइनें अभी बिछा रहे हैं, लियारी के साथ भी नई लाइन बिछा रहे हैं जो लियारी साउथ सबको पानी देगी। हब कनाल का हमने अभी इनाग्रेशन की है, जो पूरे पाकिस्तान के 3 ये कराची के 3 डिस्ट्रिक्ट से पानी देगी। DH में भी हम पानी अभी लेके जा रहे हैं। 10.5 अरब से ज़ायद की एक जो है स्कीम अभी सिंध कैबिनेट ने लास्ट मंथ अप्रूव की है। तो किसी के कहने पर? जी, कराची के शहरियों के कहने पे, तो वो हमने अप्रूव की है। वहाँ पे लाइनें हम लेके जा रहे हैं, पर लाइनें तो हम ले जाएंगे, पानी कहाँ से आएगा? पानी से ऊपर से आना है। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, कालाबाग, अभी इसको हमेशा से पॉलिटिकल वेपन यूज़ किया जाता है। अभी बात हो रही है कि कालाबाग डैम होता तो ये सैलाब नहीं आते। भाई मुझे आप ये बताएं, पानी नीचे आता है, पानी को भी आपने ऊपर जाते हुए देखे? पानी को हवा में उड़ते हुए देखा है आपने कभी? हवा से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है। कालाबाग बिल्कुल उस तरफ है ना पानी। अभी सैलाब जहाँ पे आए हुए हैं रावी सतलज ब्यास, उनसे 300 किलोमीटर ऊपर है कालाबाग। ये पानी ऊपर कैसे जाता? ऐसी कौन सी आप जदीद मशीनरी लगाते कि 300 किलोमीटर ऊपर आपने दुनिया में चीज़ें जाती जो है, तो उसको पॉलिटिकल वेपन यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल में इंडस रिवर पर ज़रूरत नहीं है कोई और डैम बने। जो दूसरे रिवर्स हैं, आपका नीलम झेलम पूछ, आप देखें आपके 3 दरिया हैं, नीलम झेलम पूछ, वहाँ पर 1 डैम है। बनस्बत दूसरी तरफ आ जाए सिंधु दरिया, इंडस रिवर्स को, वहाँ पे 1 दरिया 3 डैम है। 3 दरिया 1 डैम, 1 दरिया 3 डैम। अब बताएं आप क्या, आपके सवाल का जवाब आपको यही मिल गया, कालाबाग की ज़रूरत है या नहीं है? अच्छा, बीच में आपने कराची की बहुत ज़्यादा बात की है, और हमारे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप जो है कराची से आती है, और हमें हमेशा कहते हैं कि यार सिंध गवर्नमेंट से ये सवाल लाजमी करें, यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगा भाई? यूनिवर्सिटी रोड के इश्यूज़ हैं अभी। आपको पता है कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हम चल रहे हैं, जैसे BRT हो गया, रेड लाइन हो गया, उनके साथ हमारा यही इशू चल रहा है कि अपने प्रोजेक्ट सारे आप वाइंड अप कर लें। जो आप देखेंगे सिंध गवर्नमेंट के अपने ट्रांसपोर्ट की चीज़ें, वहाँ पे हमने लोगों को इतनी तकलीफ नहीं दी हुई। वैसे फंड के तो कोई इशू नहीं है ना सर? फंड का कोई इशू नहीं है। राइट टू वे का इशू है। राइट टू एक पे होता है RTW, वो ये होता है कि आपने एक सड़क खोदी, उस सड़क के बीच में 10 यूटिलिटीज़ आ जाती है। गैस की पाइपलाइन भी आ जाती है, बिजली की पाइपलाइन भी आ जाती है, लोकल वहाँ पे टाउन होता है,
जो कंटोनमेंट होती है उसकी जो रिस्ट्रिक्शन भी आती है, वो एनओसीज भी होते हैं, इंटरनेट की तारें आ जाती है, ट्रेनिंग सिस्टम आ जाते हैं। राइट टू वे के चक्कर में चीज़ें डिले हो गई हैं, पर आप इसको समझिए कि 2 से 3 महीने में इसको या 60 डेज़ में इंशाल्लाह इनको वाइंड अप वैसे कर ये दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड अभी 2016 में ही बना था। 2016 में BRT नहीं बनी थी ना यहाँ पे। अच्छा, तो ये सखर मेयर ने जो किया है इंडिपेंडेंस डे पर कि 1 करोड़ रुपए का झंडा हाँ उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत में बनाया है, आवाम के पैसों से। हाँ वो आवाम जो कि 2 वक्त के खाने के लिए भी तरस रही है। आपके सामने वो केक, आपने वीडियो देखी होगी, इंडिपेंडेंस डे का केक कटा है, कहाँ कहाँ से लोग आगे केक को लेने के लिए कैसे खा रहे हैं। तो आप 1 करोड़ रुपए का झंडा पाकिस्तान की मोहब्बत में, सही है ये? इतना बताइए। हाँ या ना, सही है ये? सही किया है उसने? सही है। अच्छा, ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। अगर नेशनल मॉन्यूमेंट पे आएंगे तो फिर आप इसकी हर मिसाल में जाने कि आईफिल टावर क्यों बना हुआ है पेरिस में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में क्यों बना हुआ है, लाहौर में मीनार पाकिस्तान क्यों बना हुआ है। एक देखिए 2 हफ्ते की पूरी सेलिब्रेशन चली थी पूरे पाकिस्तान में, जिसमें कॉन्सर्ट्स भी हुए, एक पेट्रियाटिक वीक आप कह लें, आज़ादी वीक जो था उसकी कंटिन्यूशन में सखर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, आप इसको मेयर के साथ ना मिलाएं, जो भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं, स्टेचुरी बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट्स होती है, मेयर के पास इख्तियार नहीं होता खर्च करने, काउंसिल के पास होता है। काउंसिल कौन होती है? जो वहाँ पे यूसी चेयरमैन लोकल काउंसिल इलेक्ट होकर आते हैं, वो इख्तियार देते हैं बजट के अंदर कि आप ये खर्चा करें। तो KMC ने, अपना SMC ने, सखर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अप्रूव किया। सबसे बड़ा झंडा पाकिस्तान का। आपने शायद वो पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका नहीं दिखाया कि एक नेशनल मॉन्यूमेंट है, वो सिर्फ एक दिन के लिए झंडा नहीं लगा है, वो ताहयात वहाँ पे होगा। पेट्रियोटिज्म भी दिखाएगा हमारा, और उसके साथ वो जो वीक था उसको भी हमने, सेलिब्रेशन को भी सिग्निफाई किया। उसके साथ हमने ह्यूमन फ्लैग भी बनाया था। दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन फ्लैग तो मेरे ख्याल में साउथ एशिया का था, वो भी सखर में इसी के साथ ही बना ह्यूमन फ्लैग। ये एक सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं एक चीज़ के अंदर मीनिंग डालने के लिए कि जी हम अभी वॉर से निकलें। 2 हफ्ते का आज़ादी सेलिब्रेशन वीक था। पंजाब ने मनाया, KP ने भी मनाया, सिंध ने मनाया, बलूचिस्तान ने मनाया, सब ने मनाया, पूरे पाकिस्तान ने मनाया, हर अदारे ने मनाया। सिंध में 1000 से 2000 की तकरीबन 2000 कुछ इवेंट्स हुए पूरे 2 हफ्तों में। ये उसी की कंटिन्यूशन में एक चीज़ थी जहाँ 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दे देते बच्चों को पढ़ लिख के। स्कॉलरशिप्स भी चल रही हैं, अच्छा, पेट्रियोटिज़म भी चल रहा है। और जिस हिसाब से एक हम वॉर से निकले हैं, तो एक मेरे ख्याल में, मैं उस पर इंडिपेंडेंट राय ले, तो ये एक उसका SMC का मामला है, सखर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। अगर उनके काउंसलर्स को एतराज़ होता तो वो ना करते, काउंसिल ने एतराज़ दिया, वो अच्छी बात है। एक आपका नेशनल मॉन्यूमेंट होना चाहिए। अभी ये देखें नेशनल मॉन्यूमेंट बन गया आपका एक। आप नहीं समझते कि यार कराची जहाँ पे आज है इससे कई ज़्यादा बेहतर हो सकता था? हाँ, कराची को अगर आप सिंध से छीन के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अंग्रेज़ों को दौर में ना देते, उसके बाद जब पाकिस्तान बना, फिर सिंध दोबारा सिंध से छीन के इसको कैपिटल डिक्लेयर ना करते, फिर कैपिटल बना के फिर इसको वापस जब जदोजहद चली, फिर आप जो है कराची को सिंध के हवाले हमने वापस लिया। उसके बाद आपने ऐसे ऐसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए, मजहबी एक्सपेरिमेंट हो, लिसानी एक्सपेरिमेंट हो, ये सब चीज़ें ना होती तो कराची आज बहुत ज़्यादा आगे होता। अच्छा, पीपल्स पार्टी होती तो फिर बहुत ज़बरदस्त हो जाता, जैसे हमारा बाकी शहर सिंध के हुए हैं वैसे हो जाता है। बाकी शहरों में क्या इशू आपका बाकी अच्छे हुए हैं ना, मैं कह रहा हूँ आपका घोटकी अच्छा है, आपका सखर ज़बरदस्त है, लाड़काना है, वैसा ही कराची के साथ अभी भी ज़्यादती हो रही है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 70% रेवेन्यू कोई और ले जाता है, खर्चा 100% हमने करना होता है, तो नेचुरली 70% एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आएगा, तो आप आवाम की जो एक्सपेक्टेशंस उस पर नहीं उतर पाएंगे। और आपके पास है भी मेरे ख्याल से 35% कराची सिंध गवर्नमेंट के पास, बाकी तो कंटोनमेंट बोर्ड है, एविएशन है, या नहीं? वैसे ही है, जो सिंध गवर्नमेंट के डोमेन में आता है कोई 1/3 आता है। 33% कह लिया, 34%। अब फॉर एग्जाम्पल शारा फैसल की मिसाल चलते हैं, शारा फैसल पे ये है, शारा फैसल पे देयर आर मोर देन 10 लैंड ओनिंग एजेंसीज इंक्लूडिंग कैंटोनमेंट्स, एयरफोर्स। बट शारा फैसल पे कोई खड्डा भी आएगा ना, इल्ज़ाम सिंध गवर्नमेंट पे लगेगा। कोई इस चीज़ पे नहीं जाएगा शारा फैसल का वो स्पेसिफिक टुकड़ा किसके अंडर आता है, वो सिंध हुकूमत के अंडर है या नहीं है। अभी भी आपने देखा बारिशों में इशू हुआ शारा फैसल पे, हमने ये नहीं कहा कि यार ये टुकड़ा हमारे अंडर है या नहीं है, हम क्यों पानी निकालें। हमने कहा जिसके अंडर भी है, सिंध में आते हैं, हम करेंगे, चाहे उसका टैक्स कोई और ले रहा है, चाहे उस पर हुक्मरानी कोई और कर रहे कागज़ों में, खाली हम करा के देंगे, पानी साफ़ हम नहीं करा के। हमने क्रिटिसिज्म भी लिया, ब्लेम भी लिया। तो ये इशू है पूरे कराची के ऊपर कि जो प्रोविंशियल डोमेन में चीज़ें आती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी कराची में एक ये इंडस्ट्रियल एरिया जो कुरंगी में आग लगी, ये फेडरल टेरिटरी थी, इंडस्ट्रियल जोन था। आग बुझाने कौन गया? सिंध गवर्नमेंट, KMC कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। लोगों को रेस्क्यू किसने किया? लोगों को इमदाद किसने दी? अस्पताल कौन ले गया? टैक्स वहाँ से कौन ले रहा है? प्रॉपर्टी किसकी है? फेडरल। ये इशूज़ है ना। तो नेचुरली फिर आप जितना ब्लेम करेंगे कम है, पर हक़ाइक़ पे बात करें कि सिंध को जी उसका ड्यू शेयर नहीं मिलता। कराची में अगर इस तरह से चलेगा तो ये और चीज़ें वर्स होती जाएंगी। चले सर, अब माइनॉरिटीज़ इशू पे आ जाते हैं। पाकिस्तान की खूबसूरती यही है क्योंकि यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं, दीगर मज़ाहब, मतलब मुस्लिम के साथ हिंदूज़ भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन भी है,
यहाँ पे जो है ब्लास्फेमी के उसमें इल्ज़ाम में कत्ल भी हो जाते हैं। तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर भी हैं। सिंध गवर्नमेंट ने, सबसे पहले कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया यहाँ की माइनॉरिटीज़ के लिए, और फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कुछ कर रहा है। देखिए, सिंध गवर्नमेंट, अगर आप सिंध की बात उठाएंगे तो सिंध में हमेशा जो स्टेट अपरेटस है वो विक्टिम का साथ देता है, ऑपरेसर का साथ नहीं देता बनस्बत दूसरे सूबों के कि वो जो ऑपरेसर के साथ खड़े थे। पहली बात। रही बात माइनॉरिटी की इंतहा पसंद, देखिए ना, पूरे दुनिया का इशू है। अमेरिका में चले जाए, अमेरिका में ट्रिपल की आपको मिलेगा कू क्लक्स क्लैन। आप इंडिया में चले जाए तो पता लगेगा जी हिंदू मुसलमानों को कन्वर्ट कर रहे हैं। हिंदू मेजॉरिटी जो बैठी है उसकी जनता, वहाँ से इंतहा पसंद एक फैक्शन निकल रहा है बीजेपी का, वो जो है कन्वर्ट कर रहा है। फिर आप सिमिलरली इस तरह पाकिस्तान की तरफ आ गए, यहाँ पर अदर वे अराउंड है। पाकिस्तान का जो मेन रीज़न था अलग होने का वो था ऑन द इशू ऑफ माइनॉरिटी। मुस्लिम्स जो थे माइनॉरिटी में थे यूनाइटेड इंडिया में, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ी कि 1907-1908 में डिक्लेयर करवाया जाए कि सेपरेट माइनॉरिटी इलेक्शन होंगे इंडिया में, जो मुसलमान इलाकों से सीटें जीत के लाएंगे। वहाँ से बुनियाद पड़ गई। इशू क्या था सेपरेट इलेक्शन का, जब पाकिस्तान बनने का, जो मेजॉरिटी जो थी हिंदू हुक्मरान थे, हिंदू आबादी नहीं, हिंदू हुक्मरान जो थे उस दौर के, बैक्ड बाय ब्रिटिशर्स कह लें या लोकल आप कह लें रियासतें थी या बादशाह थे, वो मेजॉरिटी में थे। तो हक़ाइक़ या हकूक़ जो होते थे मुस्लिम माइनॉरिटी के, वो ट्रैम्पल होते थे। जिसकी वजह से पहले जो इनिशियली प्रपोजल्स आए कि यूनाइटेड इंडिया हो, जिसमें आपके दो फेडरेशंस हों, पाकिस्तान फेडरेशन हो, इंडिया फेडरेशन हो, इवेंचुअली बातें नहीं बनी। जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने मुल्क के अलग कर दिया। फ़लसफ़ा जो था, बुनियाद जो थी वो था कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म ना करे। इसी फ़लसफ़े से पाकिस्तान बना। उसी फ़लसफ़े को सिग्निफाई करने के लिए आपने एक झंडे में स्पेसिफिक पोर्शन दे दिया सफ़ेद रंग का कि जी डंडा उसी उसको तो आप फिर किसी भी हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढेंगे तो फिर आप वही करेंगे। फिर आप वो हरे रंग में डाल देंगे, फिर आप पूरे मेजॉरिटी को डंडा दे दिया है, तो हर चीज़ अगर नेगेटिव निकालेंगे तो वो चीज़ें रुकनी नहीं है। तो मेन पर्पस यही था कि उस प्रिंसिपल को सिग्निफाई करना। उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसे कुछ दौर आए हैं कि आप कह रहे हैं एक्सट्रीमिज़म लोगों की हलक में दबा दबा कर डाला गया, जिसमें सबसे सर फहरिस्त जो आता है ज़िया-उल-हक का दौर, जो 8 से 10 साल का दौर था, उसमें एक्सट्रीमिज़म ने सबको इम्पैक्ट किया, चाहे वो औरतें हों, हुदूद ऑर्डिनेंस उठा के तेले। ज़िया-उल-हक को जो भी लाया था आप उससे पूछ ले, भुट्टो साहब नहीं लाए, भुट्टो साहब को फांसी ज़िया-उल-हक ने दी थी। नहीं, ये आप कह लें साहब ने उनको लाया, वो छठे ज़िया-उल-हक को उसका इंस्टीट्यूशन लाया, वो सीनियर 5 ये थे आर्मी चीफ, उनको हटा के ज़िया-उल-हक का उनका इंस्टीट्यूशन लाया और आर्मी में सेलेक्ट उन्होंने किया। अब बाद में कह लें कि भुट्टो साहब ने उनको साइन किया था, प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ही असाइन करते, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर असाइन करते। लेकिन आपको पता है 5 मोस्ट जो सीनियर थे ना आर्मी चीफ, हाँ, जो बन सकते थे उस वक्त, जो जनरल जो भी हुआ उनको हटा के छठे नंबर वाले को, जो भी हुआ एज पर लॉ हुआ, बिल्कुल लीगल हुआ। 5th मोस्ट थे या 4th में थे, प्राइम मिनिस्टर डिस्क्रिप्शन थी, उन्होंने किया। ज़ाहिर सी बात, उसमें आप इदारे की भी राय लेते हैं, आप होलिस्टिकली हर चीज़ देखते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर या कुर्सी पर बैठे होते हैं। ने जो है तख्ता उलट दिया, देखिए ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। उसके बाद मैं ज़िया-उल-हक की बात कर रहा था कि एक्सट्रीमिज़म उस दौर में जिस तरह से बढ़ा गया, माइनॉरिटी से बात चल रही है। आर्टिकल 2 है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है माइनॉरिटीज कैन फ्रीली प्रैक्टिस देयर रिलीजन। जो ज़िया-उल-हक के दौर में मेरे ख्याल में 7th अमेंडमेंट आई थी, ये वर्ड फ्रीली उसने निकाल दिया। अच्छा, इस पर कोई बात नहीं पता। हुदूद ऑर्डिनेंस पे औरतों के साथ जो जुल्म हुआ, अभी उस पर अमेंडमेंट भी नहीं करने, हुदूद ऑर्डिनेंस पे औरतों के साथ जो जुल्म हुआ, या जनरल पॉपुलेशन के साथ आम आपने एक पब्लिक स्पेक्टिकल बना दिया पनिशमेंट को। पूरी दुनिया पब्लिक स्पेक्टिकल से हट रही थी कि आपने जो पनिश करना है, पनिशमेंट का मेन पर्पस होता है डिटेरेंस, कि एक बंदे को आप पनिश करो, बाकी मेजॉरिटी वो दोबारा गुनाह ना करे। आपने आवाम को रोडों पे ला के कोड़े मारे, हर चीज़ की, ये बहुत सारी चीज़ें हुई ज़्यादा। ऊपर से माइनॉरिटी से हवाले से आपने उसको सेकंड सिटीज़न कर लिया। सेकंड सिटीज़न जैसे कि पहले जॉइंट इलेक्टोरेट होता था कि माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, एमएनए है तो एमएनए है, एमपी है तो एमपी। उसने क्या कह दिया कि जो दूसरे ऐवान में लोग बैठे हैं वो सब मुसलमान एमएनए होंगे, मुस्लिम सीट्स होंगे। माइनॉरिटी के लिए इतनी स्पेसिफिक 8 या 10 सीटें। सिंध में जो एमपी खड़ा होगा ना, वो सिर्फ एक इलाके से वोट नहीं लेगा, पूरे सिंध से वोट लेगा। सिर्फ नॉन मुस्लिम वोट करेंगे नॉन मुस्लिम को। ऐसे एमएनए पे खड़ा होगा, वो खड़ा होगा, पूरे पाकिस्तान से वोट लेगा। ये जुल्म किया, गेटोवाइजेशन आप जिसको कह लें इंग्लिश में, या अपार्थाइड आप कह लें, सियासी अपार्थाइड जो था 85 उन्होंने पूरे सिंध से वोट लिए, 88 से पूरे पाकिस्तान से उन्होंने वोट लिए। आप इसके लिए सियासी अपार्थाइड था। जब पीपल्स पार्टी वापस आई 18 अमेंडमेंट की, जो आर्टिकल 2A था, उसमें हमने वापस फ्रीली वर्ड इंसर्ट किया। हमने जो सेनेट में नशस्तें थी अक़लियतों की वो बढ़ाई। पीपल्स पार्टी या स्पेशली सिंध हमेशा जो भी प्रोग्रेसिव लॉज हैं, या माइनॉरिटी नेशनल माइनॉरिटी डे डिक्लेयर करना हो, 5% जॉब कोटा रिजर्व करना हो,
माइनॉरिटीज़ मेन स्ट्रीम सियासत में लाना हो, जनरल सीटों पे लाना हो, उनको फेडरल मिनिस्ट्रीज देनी हो, या हिंदू मैरिजेज एक्ट आप देख लीजिए, पूरे 2016 से पहले कोई ऐसा कानून नहीं था कि जिसके तहत हिंदू अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं, वो उठा के आप देख लें। सिंध कम्युनल प्रॉपर्टीज़ आप एक्ट देख लें, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन हो गया, ये सब चीज़ें होंगी। द पीपल्स पार्टी का तो है किरदार हमेशा शुरू से मुस्बत रहा है, पॉजिटिव रहा है। बट आपने बात की माइनॉरिटी कन्वर्जेंस होती हैं, कन्वर्जेंस बॉर्डर की दोनों तरफ से हो रही हैं, पाकिस्तान में जो हो रही हैं, फिर इस पर अक्सर हम जब बात करते हैं तो हम उसके रियल एस्पेक्ट पे बात करें, कन्वर्जन हो क्यों रही है। पहले ज़माना था वो इट वॉज अ ब्रूट फोर्स्ड कन्वर्जन, कोई भी आके उठा के ले गया, कन्वर्ट कर लिया। अभी इस तरह से कन्वर्जन आपको बड़े रेयर केसेस मिलते हैं। अभी आपको जो कन्वर्जन मिलेंगे उसके पीछे काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं। सर फहरिस्त है सोशो इकनॉमिक एस्पेक्ट। सोशो इकनॉमिक एस्पेक्ट्स में क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, पाकिस्तान की 45% आबादी बिलो द पावर्टी लाइन रह रही है। फिर उसके अंदर आप आ जाएँ, माइनॉरिटी बन गए आप। माइनॉरिटी के अंदर भी ऐसी कास्टेस बनी हुई हैं जिनको आप अनफॉर्चुनेटली लेबल करते हैं शेड्यूल कास्ट, सही है, जिसको आप माशरे से अपने हिंदू भी जो है निकाल देते हैं, अपने इकनॉमिक सर्कल से मेजॉरिटी भी निकाल देते हैं, जिसमें आपके सारे फैस जाते आ गई, भील, बागड़ी, मारवाड़ी, ओट, कच्छी, कोली। उनके पास 2 वक्त का खाना खाने का बंदोबस्त नहीं होता, बिलो द पावर्टी लाइन रह रहे। अगर कोई उसमें से अंडर एज मुतासर हो जाता है, किसी भी चीज़ पे ल्योर हो जाता है, अगर वो हो जाता है कि भाई मैं अगर कन्वर्ट हो रहा हूँ और मुझे ये सब चीज़ें मिलेंगी, तो अंडर एज लोग जल्दी भाग जाते हैं, अक्सर एडल्ट भी कर लेते हैं, तो कन्वर्ट हो जाता है। एक ये एस्पेक्ट भी है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, अक्सर लोगों को किसी न किसी ट्रैप में लाके जो है उनको फिर पूरा प्रॉपर गैंग जो होता है वो उसको फोर्स करता है। अभी आप उठा ले मिसाल इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरा ब्लास्फेमी गैंग अनवील किया है कि कैसे एक पूरा गैंग ब्लास्फेमी की आड़ लेके लोगों को ट्रैप करता था, ब्लैकमेल करता था, उनके ऊपर ब्लास्फेमी के नारे लगाता था। ये रियलिटीज़ भी हैं। तो कन्वर्जन को आप एक लेंस से नहीं देख सकते, मल्टी एस्पेक्ट लेंस है कि उसमें फिर आइडेंटिटी के इश्यूज़ भी आते हैं। अक्सर लोगों को बीइंग अ माइनॉरिटी, यहाँ पे आपकी 96% मेजॉरिटी होगी, आप 4% माइनॉरिटी होंगे, तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है कि जी मेजॉरिटी अक्सर आपको बताया जाएगा सुपीरियर है माशरे के अंदर से। यहाँ पे फिर स्टेट का रोल क्या होता है? स्टेट का रोल ये होता है कि एज ए प्रोटेक्टर ऑफ दैट माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, दोनों के बीच में इक्वल ट्रीटमेंट रखे। स्टेट इंटरवीन करता है, इक्वल ट्रीटमेंट देता है। और जहाँ पे जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, हमने वो चीज़ इंश्योर की है, लॉज के थ्रूज हो, इम्प्लीमेंटेशन के थ्रूज हो, सिम्बॉलिक जेस्चर्स के थ्रू, हर चीज़ हमने इंश्योर किया है। बट दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी की ये चीज़ें होती हैं दोनों साइड के बॉर्डर पे, इंडिया में भी हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं। कुछ अनासर गवर्नमेंट से भी बड़े होते हैं जिनको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी 3 दिन पहले की बात है, अनीता राठौर नामी एक भील कम्युनिटी की लड़की, अभी 13 साल की थी, वो कन्वर्ट हो चुकी है, उसकी शादी कर दी गई है। और नजम सेठी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया, खबर दी सबको कि ये लड़कियां जो है उनके साथ भी नहीं रहती ज़्यादा दिनों तक, जो जिनके साथ शादी करती है बेसिकली उनके साथ भी ज़्यादा महीनों तक नहीं रहती, फिर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चली जाती हैं, वो बेच दी जाती हैं। इसमें आपने 2-3 चीज़ें रेज कर ली, मैं इनको 1 बाय 1 करता हूँ एड्रेस। सिंध वाहिद सूबा है, सिंध में चाइल्ड को डिफाइन किया हुआ है समवन बीइंग 18 से छोटा कम जो भी होगा वो चाइल्ड होगा। अभी तक किसी भी सूबे ने चाइल्ड को डिफाइन नहीं किया हुआ। पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, KP हो गया, वहाँ पे चाइल्ड की डेफिनेशन है 16 साल। सिंध ने 18 साल इसको डिफाइन किया। अभी ICT में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जरदारी साहब ने इस चीज़ को असेंट किया कि वहाँ पे भी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 18 साल डिक्लेयर हो गया। जैसे जरदारी साहब साइन करने लगे, मजहबी काफ़ी ऐसे जमातें उन्होंने धमकियाँ दी कि हम ये कर देंगे या कुछ ब्लॉक कर देंगे, आपको जान की खतरा है, हर चीज़। 18 साल हमने यहाँ सिंध में जो है ये डिक्लेयर किया। उसके बाद सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट 2013 हम लाए कि 18 साल से कम जो भी होगा उसकी शादी लीगल होगी, अब निशो होगी, वाइड होगी। ये दूसरे सूबों में नहीं है, नहीं इम्प्लीमेंटेशन है। दुआ ज़हरा का केस आप भूल गए, कराची से क्या ज़रूरत पड़ी दुआ ज़हरा को, नहीं सुन लेना, सोशल मीडिया से पहले आने से पहले ही वो वहाँ पे शादी कर चुके थे लाहौर में। सोशल मीडिया पे किस बाद में लाया? दुआ ज़हरा को क्या ज़रूरत पड़ी अब कराची से लाहौर लेके जाएँ? माइनॉरिटी की बात हुई, रीना रमीना को क्या ज़रूरत पड़ी गुटकी से आप उठा के इस्लामाबाद में शादी करवाएं? अक्सर ये जो आप देखेंगे यहाँ से कन्वर्ट होती हैं, उनकी मेजॉरिटी की शादी सिंध में नहीं होती। क्यों नहीं होती? सिंध का कानून आपको अलाउ नहीं करता कि 18 साल से कम आप किसी की शादी करें। तो सिंध में हुई है, अगर ये हुई है अनीता राठौर, इसका अभी फौरी एक्शन लिया जाएगा। इसकी शादी वैसे डिक्लेयर वाइड अब निशो इलीगल हो जाएगी। कोर्ट में जब एक केस लैंड होता है तो पूरा इसके ऊपर 2 कानून है, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 और सिंध हिंदूज मैरिज एक्ट 2016 अमेंडेड 2018। एक और मसला भी तो आता है, वो जज होता है, उनको 4 लोग कहते हैं ओ आप तो जन्नती हो डायरेक्ट, क्या आपने ज़बरदस्त फैसला किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी तो होता है। इसको जज कहाँ से आया? जज हुकूमत की जिम्मेदारी है सर, कहीं भी है, जज हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की चले ना भी हो,
लेकिन आप हुकूमत में बैठे हो तो कोई ना कोई मसले का हल तो निकाल सकते हमने हैं उसका ना। मैं कह रहा हूँ जरा पूरा कानून दे दे, कानून पे इम्प्लीमेंट हम करके आपको कोर्ट पे आके लाइक चीज़ देते। मैं अगेन वही चीज़ बात करूँ ना, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आपको होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। सारा बर्डन आप हुकूमत में नहीं डाल सकते, आपकी एग्जेक्टिव है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, तीनों को ऑन बोर्ड आना पड़ेगा। उसके साथ आपको सारे सूबे, अगर सिंध में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, सिंध में अगर 18 साल बच्चे की उम्र है तो ऐसे नहीं हो सकता केपी में ना हो, बलूचिस्तान में ना हो, पंजाब में ना हो, सबको ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, सबको इस लूपहोल को एड्रेस करना पड़ेगा। सिंध में मैंने जैसे अर्ज किया, हमेशा जो स्टेट अपरेटिस है वो विक्टिम का सपोर्ट देता है। आप कितनी भी सक्सेस स्टोरीज उठा ले, आरजू राजा एक क्रिश्चियन थी, क्लिफ्टन के इलाके से, छोटी बच्ची थी 12 साल की 11 साल की, उसको उठा के कन्वर्ट कर लिया क्रिश्चियन बच्ची को, किसने उसको रेस्क्यू किया? अभी भी वो अगर शेल्टर होम में क्यों है? एक हमने कानून बनाया ना जिसके तहत वो शेल्टर होम में 18 साल की नहीं हुई, जिसके साथ कन्वर्ट हुई उसको भी सज़ा आई, जिसने शादी करवाई उसको भी सज़ा आई। अगर यही आरजू राजा किसी और सूबे में होती तो फिर शायद शादी हो जाती, बिल्कुल। फिर तो आप हुकूमत ब्लेम नहीं कर रहे होते। ऐसे ही मैक कुमारी का केस है जैकबाद से, हाई कोर्ट ने अलाउ किया उसको टू गो बैक एंड लिव विथ हर फैमिली। मैं कमीशन में मेंबर हूँ, हमारे पास एक केस आया कि जी एक लड़की कन्वर्ट हो गई है, विलफुली कन्वर्ट हुई है, उसका भाई हमारे पास आया, मैंने उससे इशू किया है, उन्होंने केस लॉन्च किया कि इशू ये है कि वो कन्वर्ट तो हो गई है पर हमें मिलने नहीं देते, आफ्टर कन्वर्जन क्या होगा। तो उस पर पूरा हमने जजमेंट दी कि देयर इज़ नथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज शरिया कि एक कन्वर्ट अपनी माजी की फैमिली के साथ नहीं रह सकता। तो हमने उसको ऑर्डर दिया। अब उनके हर 15 दिन बाद, मैं उनका नाम नहीं लूँगा ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न, हर 15 दिन बाद 2 साल से उनकी मीटिंग हो रही है इन द कोर्ट। आपने जो बात की कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चले जाते हैं, मिल नहीं देते, ये जो अनासर होते हैं, मजहबी अनासर आप कह लें या इंतहा पसंद अनासर कह लें, कन्वर्ट करने के बाद उनका पहला काम ये होता है कि फैमिली का एक्सेस ब्लॉक कर दो, फैमिली के ऊपर एफ कटवा दो। लड़की अगर एक ही मॉडल ऑपरेंडी आपको दिखेगा, लड़की कन्वर्ट हुई, अगले दिन हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच जाती है, अपने बाप भाई के ऊपर एफ कटाती है कि मुझे हरास करें क्योंकि मैं कन्वर्ट हुई हूँ। तो ये जो अनासर होता है सबसे पहले फैमिली का एक्सेस ब्लॉक करते हैं, उसके बाद उसको वहाँ से गायब कर देते हैं 1 साल 2 साल 3 साल बाद। उसके बाद आपको पता ही नहीं कहाँ पे आए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शी हैज़ बिन सोल्ड इनटू सेक्सुअल स्लेवरी, वो ट्रैफिक होकर बाहर चली गई है। पता नहीं कितने केसेस हमारे पास आए हैं कि क्योंकि आपको पता है इस्लाम में एक बार आप कन्वर्ट हो गए तो वापस रिवर्ट नहीं हो सकते, वरना सही है। तो काफ़ी ऐसे केसेस हुए। अच्छा, फिर ये कुछ ताकतवर लोग भी होते हैं उनके खिलाफ काफ़ी ऐसे नहीं एफ होती है, काफ़ी ऐसे केसेस हुए। मिठू के खिलाफ नहीं, मैं उस चीज़ पे आ रहा हूँ। काफ़ी ऐसे केसेस हुए कि लड़की ने विलफुली या फोर्स या वॉट एवर कन्वर्ट तो हो गई, अगले बंदे से शादी हो गई, 2 साल बाद 3 साल बाद उनका तलाक हो गया। अब क्या होगा? अब लड़की के साथ कौन शादी करेगा, क्योंकि वापस तो मतलब तब्दील कर नहीं सकती, तो वह शुड शी को। तो ऐसे भी काफ़ी केसेस हैं जिस पर लड़कियाँ रुल गई हैं। फिर वहाँ पे स्टेट इंटरवीन करता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बिना बदलने की एक लूपहोल है हमारे माशरे का, हमारे माशरे का लूपहोल है। इसको हमने मेरे ख्याल में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने गिरबान में हमें जागना पड़ेगा कि आखिर जो चीज़ें हो रही हैं विलफुली किसी पर कोई पाबंद नहीं। अगर कोई अपनी फ्री विल के साथ, विदाउट एनी ड्यू प्रेशर, विदाउट एनी सोसाइटल प्रेशर, विदाउट एनी आइडेंटिटी प्रेशर, एनी सोशो इकोनॉमिक प्रेशर विलफुली हो रहा है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये 23% से आबादी 3% तक आई है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी ये मिसकोट होता है अक्सर चीज़ें। 47 मुल्क जो बना, ये 23% से 5% तक 1950 तक हो गया था, 3 साल के अंदर ही वो। ऐसा नहीं हुआ कि 2025 में 3% हुआ है। अभी जो ऑफिशियल स्टैट्स है मेरे ख्याल में इट इज़ समवेयर नियर 5%, जिसमें आपके कैलाशी भी आ जाते हैं, आपके हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन, सिख सारे मिला के लेस देन 5%, बिटवीन 4 and 5% है। पर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 47 और 48 तक 1/4 माइनॉरिटी थे, 50 तक 2 साल बाद मतलब 1950 तक आपके जो थे ये 5-6% तक रह गए। तब से वही कंटिन्यूशन, कोई ऐसे नहीं कि अभी हुए हैं। यहाँ से माइनॉरिटी के लोग बाहर नहीं जाते, किसी और मुल्क में जाते हैं, नहीं उस लिहाज में नहीं आते, तंग होकर के यार यहाँ से तंग होके हर कोई जाता है। अच्छा, हमारे मुल्क का जिसे मैंने अर्ज़ किया माइनॉरिटीज़ ज़्यादा, मेजॉरिटी है। आपके आधी मुल्क की आबादी बिलो द पावर्टी लाइन रह रही है। आप अपनी वो हिस्ट्री उठा रहे मुल्क की, कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आई। तो अक्सर आप देखेंगे गल्फ़ कंट्रीज़ में लोग कश्मीर से जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, केपी से जाते हैं, सिंध में जाते हैं, सऊदी में मजदूरी करेंगे, दुबई जाएंगे। ऐसे ही उसी के अंडर जो है आपकी माइनॉरिटीज़ है वो भी जाती हैं कि जी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का इशू है। ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ या इकोनॉमिक इशूज़ सबके ऊपर आ रहे हैं, इसको हर चीज़ फेस कर रहा है, सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं कर, तो हर कोई जा रहा है। शाहनवाज का वाक़या आपके सामने है, पुलिस वाला। उसके बाद आपने सिंध गवर्नमेंट का एक्शन देखा,
उस टाइम तो खैर उस पर भी थोड़ा बात कर लें। सिंध गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, डीआईजी के अगेंस्ट क्या किया, एसएसपी के अगेंस्ट क्या किया, लोकल पुलिस वालों के अगेंस्ट क्या किया, पूरी इंक्वायरी कमीशन बैठी, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन लेकिन उस वक्त मुतारिक तो हो बड़े गया। फूल पहनाए गए और फूल सिंध गवर्नमेंट ने पहनाए, जिन्होंने फूल पहनाए उसका क्या हाल हुआ क्या हुआ सर ये हाल उसका? देख लें। एवरीवन हैज़ बिन बुक्ड, उनकी हाँ देखें ना, आज वो डीआईजी एक जो बड़ा डीआईजी मफरूर है, एब्सकॉन्डर है, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। मफरूर ऐसे डीआईजी जैसे बंदे को आप जो है यानी हटा सिंध दे गवर्नमेंट, ओवरनाइट, सिंध पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही, वो भागे हैं। वो मफरूर है, जैसे ही उसको कानूनी गिरफ्त में लाया जाएगा। अगेन दिस लाइज ऑन द जुडिशरी। एक बार हमने सिंध गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड किया, उसकी नौकरी ख़त्म की, डीआईजी हो, एसएसपी हो, डीएसपी हो, एसएचओ, सारे पुलिस वाले हो, सबकी नौकरी ख़त्म की, सबके ऊपर एफआईआर काटी, सबके ऊपर ब्लेम बुक किया, नौकरी से फारिग करके सबको जेल में डाला। जो ताकतवर थे जो वो बच मफरूर है, नहीं, बाकी जो जेल से जैसे- बचना चाहते थे, इन्फ्लुएंशियल थे। नेचुरली आप जब डीआईजी लेवल पे होते हो, एसएसपी लेवल पे होते हो, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, आपके कुछ सोर्सेज होते हैं, सही बात है। आप ताकतवर हो जाते हो माशरे में, आप सुबह छोड़ के चले जाते हो। अगर मैं आपको बता दूं आपके ऊपर एफआईआर हो रही है, 1 घंटे बाद आप उठ के अभी पंजाब भाग जाओ, फिर अब यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी आती है? जुडिशरी की भी आती है, कैसे उसकी रिकवरी करवा रही है, पुलिस तो कोऑपरेट कर रही है। वहाँ पे आपके सिंध गवर्नमेंट के रोल को भी डिस्कस करना चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट का ऐसे पंजाब में भी वाक़ होते हैं, ऐसे केपी में भी होते हैं, ऐसे बलूचिस्तान में भी होते हैं, सिंध से ज़्यादा होते हैं। उनकी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका रोल क्या होता है, सिंध गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? सिंध गवर्नमेंट हमेशा विक्टिम के साथ खड़ी होती है। डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली के साथ खड़ी हुई है, हमारा कमीशन खड़ा हुआ, हमने इंक्वायरी बिठाई, सबको सस्पेंड किया, सबको कैफरे किरदार तक लाए, सबको जो है सजाएँ मिल रही हैं। ओके सर, तो हम बात करते हैं अभी अनिल साहब हमारे माइनॉरिटी के लीडर एमपी हैं, एमक्यूएम की तरफ से, उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया कि यार कराची में 10 से 15 मंदिर हैं, 50 से 60 जो है वाइन शॉप्स हैं, और जहाँ पे माइनॉरिटीज़ रहती हैं वहाँ पे 2 से 4 है वाइन शॉप, बाकी पूरे कराची में। तो ये इलीगल चीज़ें सब सारी चीज़ों ने, ये सही है? नहीं, इस पे आप बड़ा इसको नैरो करके एक वन वे स्ट्रीट देख रहे हैं। मंदिरों को वाइन शॉप के साथ मिलाना, पहले तो ये आप चलो आपको टॉकिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, टीआरपी मिल जाएगी, पर इट डजंट मेक एनी सेंस। पहली बात, एज़ पर द लॉ जो भी लिकर है, लिकर की कैटेगरीज होती है ना, जो ड्रिंकेबल लिकर है, लिकर तो वो भी है जो आपके उसमें अल्कोहल पैड्स में यूज़ होता है, अस्पतालों में यूज़ होता है, आपके ज़ख्म के ऊपर बैक्टीरिया सैनिटाइजर्स में आपके यूज़ हो रहा होता है अल्कोहल। जो ड्रिंकेबल अल्कोहल है वो सिर्फ एज़ पर लॉ पूरे पाकिस्तान में, सिंध में नहीं अलाउड है, या तो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी या फॉरेनर्स। सही है। अब उसके बाद वहाँ से टैक्स जनरेट होता है, उसको टैक्स किया जाता है। इसके जो मैन्युफैक्चर हो रही है वो सिंध में नहीं होती, बलूचिस्तान में नहीं होती, कहीं और होती। हमारी ब्रूवरी कहाँ पे? ये जो ब्रूवरीज हैं जो बना रही हैं अल्कोहल, ये कहाँ पे? सिंध में तो नहीं है। उनसे टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। ये पैसे इवेंचुअली कहाँ जा रहे हैं? गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। आवाम की फलाह बहबूद के लिए हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट है, हर साल मंदिरों को अरबों रुपये देते हैं डेवलपमेंट के। कहाँ से पैसे आते हैं? हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देते हैं। मजहबी आपके इंटरफेथ हार्मनी के लिए इतने सारे इनिशिएटिव्स हो रहे होते हैं, 5% जॉब्स आपकी कोटा निकल रहे होते हैं। सब चीज़ें कहाँ से आ रही होती है? टैक्स से। टैक्सेबल इनकम यहाँ से आती है, इस पर कोई डाउट नहीं है। हर तरह के लेकर से आती है, जो ड्रिंकेबल है, जो नॉन ड्रिंकेबल है, जो अस्पतालों में यूज़ हो रहा है, जो अल्कोहल पैड्स में, जो सैनिटाइजर्स में, जो आपकी दूसरी चीज़ों में यूज़ हो रहा है, इस पर काफ़ी चीज़ें निकलती हैं, तो सब के ऊपर टैक्स है। हाँ, अगर कोई फॉर एग्जांपल अलाउड है पीना या शराब खरीदना, अगर मैं जाके 5 बोतलें खरीद के 4 मार्केट में बेच रहा हूँ, तो फिर वो मेरे किरदार की बात है, वो एक पर्सनल चीज़ है। ये भी होता है। पर इसको आप वो सेंसेशनलाइज कर लें, वो एक अलग चीज़ है। नवदलिस इस पे रेगुलेशंस हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के बस चला जाए और उसके ऊपर कार्रवाई ना, पूरी कार्रवाई होती है उसके खिलाफ, कोई भी अगर इलीगली अल्कोहल परचेज कर रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या कोई वाइन शॉप खरीद सकते हैं, उसको चला सकते हैं? नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हो ही नहीं सकता, उसके नाम पे इशू नहीं हो सकता। अच्छा, किसी और नाम से वो चला सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर। देखें जी, सिंध में तो पिछले 15 सालों से न्यू जो वाइन शॉप के लाइसेंस हैं वो इशू नहीं हो रहे। ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स उसको पाबंदी है कि कोई भी नया वाइन शॉप इशू नहीं होगा। पुराने चलते आ रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट के दौर में कोई 2008, 9, 10 में वाइन शॉप के लाइसेंस दिए गए हो तो अलग बात है, उसके बाद से नहीं है। पुराने चलते आ रहे हैं ये वाइन शॉप्स, आपके 70s 80s से चलते आ रहे हैं, जब पीपल्स पार्टी सिंध में नहीं थी या पाकिस्तान में चलते आ रहे हैं। पंजाब में बड़े बड़े होटल हैं, इंटरनेशनल चेन्स हैं, वहाँ पे भी चल रहे हैं, उसकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? केपी में बड़े बड़े होटलों में चल रहा है, जेबी में चल रहा है, लीगली चल रहा है। बट अगेन वो सब अलाउड है, या तो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी, वो भी जब उसके पास परमिट होगा, जो हुकूमत से परमिट बनाएगा उसको जस्टिफाई करेगा, या जो आपके फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे उनके लिए। अगेन ज़ाती किरदार की बात आती है। अगर मैं परमिट बना रहा हूँ और मैं 10 बोतलें ले रहा हूँ अपने लिए और 9 जाके मार्केट में बेच रहा हूँ,
तो उसको तो कोई चेक नहीं कर सकता ना, क्या मैं हिंदू को बेच रहा हूँ मुसलमान को बेच रहा हूँ। चलो अब आपकी बिल्कुल लास्ट में हम आ चुके हैं पॉडकास्ट के, और आपकी पर्सनल लाइफ पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप शादीशुदा तो नहीं हैं? आपको कैसे पता लगा? मतलब मुझे लग रहा है ना अभी बातों से ये शादीशुदा। सुकून बैठा देख रहे हैं मुझे इसलिए। मतलब काफ़ी हंस खेल रहे हैं ना, मतलब अच्छा। तो ये कब इरादा रखते हैं, क्या शादी वादी कब कर रहे हैं सर? सून होपफुली इतना ईयर टू, अभी ध्यान नहीं दिया, अभी तो उस पर कामों में इतना वो है, स्टक है अपने, रूटीन ही ऐसी है, नींद आ जाए बड़ी बात होती है। मतलब इतना सिंध गवर्नमेंट काम करेगी, नींदें भी आराम हो गई है भाई। नज़र आएगा आपको, टेंशन नहीं है वो। मैं सुन रहा हूँ कि व्यूअर क्या सोच रहा है। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि आपके कोई दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर हैं? आपके कलीग्स जब बनते हैं, आपके जो वर्किंग रिलेशनशिप बनता है, तो आपकी दोस्तियाँ भी बनती हैं, काफ़ी दोस्त हैं। कोई एक दो नाम ले सकते हैं? ये बड़ा अच्छा काम। सरदार मोहम्मद उशमार, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। ऐसे काफ़ी और दोस्त हैं। मोहम्मद बख्श मेहर साहब मैं बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, मतलब ये जो काम करे ना स्पोर्ट्स के अंदर, हाँ अच्छा काम कर। अच्छा, इनके अलावा काफ़ी दोस्त हैं ऐसे तो। फ़ैरस नादिर कबूल हो गए हमारे, वो भाई हैं। बुलंद खान जुनेजो हो गए हमारे कलीग हैं, वो हैं। ये सब दोस्त हैं। जब नेचुरली जब आप किसी से काम करते हैं, कोई टाइम स्पेंड करते हैं, आपकी दोस्तियाँ बनती जाती हैं। तो क्या विजन है सर जी? क्या अपने आप को कोई 10 साल बाद आप देख रहे हैं कि यार ये ट्रेड में आगे यहाँ पे पहुँचना है? माशाल्लाह आज जहाँ पे हैं आप, कोई सोच भी नहीं सकता कि आपको देखता हूँ पुरसुकून नींद करते हुए। बस मेरा गोल तो आपका भी वही हाल होगा जो बाकी माइनॉरिटीज का हो रहा है। सुकून से नहीं, माइनॉरिटी कैसे वास्ता नहीं, नींद का मैंने आपको जैसे कहा, काम इतना करना पड़ता है, नींद उड़ जाती है। 10 साल बाद उम्मीद ये कि नींद अच्छी करेंगे। इतना काम कर चुके होंगे जो आपने सोचा हुआ है, उसके बाद नींद सुकून से करेंगे। MP MNA तक तो आप आराम से जा रहे हैं, मुझे लग रहा है अब चंद सालों में आप MNA तो होंगे हमारे सामने। बिलावल साहब की बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर। मेरे ख्याल में MP MNA से ज़्यादा ही मुकाम मुझे दे दिया टू रिप्रेजेंट द एंटायर गवर्नमेंट, being a spokesman of Sindh government and especially from being the minority की कम्युनिटी से होते हुए फिर इस एज में पूरी हुकूमत की तर्जुमानी मैं कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में MP MNA या वजीरों से ज़्यादा आगे मुझे इस रेस में खड़ा कर दिया। अच्छा, उन्होंने शुक्र है चेयरमैन साहब का। कभी किसी की कॉल वॉल आती है कि यार ये मेरा काम तो करा दो यार, जॉब आई हुई है, ये तो पैसे में दिलवा दो, ये सब कॉल तो आती होंगी सर? नेचुरली एक इलाके से ताल्लुक़ है, कोटकी से मेरा हल्का है, वहाँ पे जो आम आवाम है वो उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं कि जी हमें, क्योंकि आपको पता है इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम है जो है ना, मईशत की हालात देखते हो, तो लोग सिफारिश करते हैं हमारे ये काम करवा दे। अगेन हमारी वही बात है, ड्यू प्रोसेस आप फॉलो करें, जहाँ पे कोई लीगल वे में हम आपकी मदद कर सकेंगे तो वाई नॉट, एज लॉन्ग एज इट्स लीगल, बट ड्यू प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उधर सर आपका क्या मतलब आपकी ड्यूटी है म्यूनसिपल कमेटी का वाइस? मैं इलेक्टेड वाइस चेयरमैन हूँ म्यूनसिपल कमेटी कोटकी। आपकी क्या क्या वो ड्यूटीज़ है कि यार ये एक आपको करनी है? जैसे एक मेयर होता है, हाँ, या डिप्टी मेयर होता है, ऐसे ही आबादी के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है कि जो ज़्यादा बातें होती है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कम बातें होती है तो टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, फिर म्यूनसिपल कमेटी। ऐसे ही आप समझ लेंगे म्यूनसिपल कमेटी का जो है वाइस फंड आते होंगे हर साल म्यूनसिपल कमेटी के घोटकी के अपने और गवर्नमेंट ऑजिटी शेयर और ज़िला टैक्स कह लें, अपनी जो इनकम आती है वहाँ से, तो सालाना आप कह लें तकरीबन कोई 1 अरब 23 करोड़ 1 अरब 24 करोड़ का होता है। वो सारे लगते हैं आवाम के ऊपर, वो उसके ऊपर पगारें हैं, लोगों की डेवलपमेंट होती हैं। सिर्फ लास्ट ईयर हमने 45 करोड़ की डेवलपमेंट स्कीम्स वहाँ पे दी, जो लोकल RO प्लांट्स आप कह लें या CC पेवर ब्लॉक्स कह लें, ड्रेनेज का सिस्टम कह लें। क्योंकि एक स्पोक्स पर्सन की क्या मतलब तनख्वाह होती है? 0, इट्स ऑनरेरी पोस्ट, कोई पर्क, कोई प्रिविलेज, कोई ऑफिस, कोई गाड़ी, कोई तेल, कोई पगार, कुछ नहीं। स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट का कोई तनख्वाह नहीं होती? 0/0 उल्टा। ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज़, मतलब हम सबको लगता था कि बड़ी अच्छी तनख्वाहें होंगी। नहीं, उल्टा जेब से खर्चा होता है। ये कैसे इसकी होनी चाहिए वैसे, आप क्या लगता है? मैं तो कहूँगा होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, कौन नहीं चाहता उसके पास जो है हलाल तरीके से लीगल में पैसे ना आए, पगार होनी चाहिए, बट नहीं है, इट्स ऑनरेरी पोस्ट। ज़बरदस्त। आखिर में कोई मैसेज दे दें हमारे यंग नौजवानों को एक मैसेज दे दें कि अगर वो भी फोर्स ऑफ सियासत में आना चाहे या कुछ बेहतर करना चाहे अपनी कम्युनिटी के लिए, वो क्या, अगर स्पेशली हमारे जो माइनॉरिटीज़ के दोस्त हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यार ये ना सोचो कि मुल्क को छोड़ के जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक मैसेज? ये तो फिर सबके लिए जनरली एक वो मैसेज होगा कि मुल्क तो छोड़ के हर किसी कोशिश होती है, ब्रेन ड्रेन का आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, कम होता है। सबके लिए होगा कि मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज पीपल बिलो 35 यूथ ही है। तो फ्यूचर आप सबका है, फ्यूचर हमारा है, तो लेट्स स्टे हियर एंड बिल्ड द कंट्री टुगेदर इन अ वे द वे वी वांटेड इट टू बी। जैसे हमारा ख्वाब है उसको इम्प्लीमेंट करने में आए तो सब साथ मिलकर इसको मुल्क को चलाते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सुखदेव आसदास हेमनानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह ऐसे ही गेस्ट के साथ जो हम अगले पॉडकास्ट में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।